ठीक है, genome wide analysis of plant specific DOF transcription factor family in tomato, ये पेपर है। बल्कि आपका जो पेपर है ना वो टाइटल इस तरह का होगा कि genome wide analysis आप फर्ज किया ये NPR1 एक जीन है जो कि शो करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट सिट्रस कैंकर। ठीक है, हम क्या करेंगे, genome wide analysis ऑफ NPR1 लाइक जीन फैक्ट्री फैमिली इन सिट्रस, ये टाइटल होगा आप लोगों का। ठीक है, सिमिलरली ये आयरन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, genome wide analysis ऑफ आयरन ट्रांसपोर्टर या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर जीन फैमिली इन पोटैटो। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक होंगे और ये बड़ी अच्छी जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है, ये जो अभी मैंने बताया। ठीक है, अब genome wide का मतलब क्या होता है कि पूरे genome का एनालिसिस। असल में ये रिसेंटली ना काफी genome सीक्वेंस हुए हैं, कोई 4-5 साल पहले, 6-7, इससे पहले प्लांट्स के अंदर genome सीक्वेंस नहीं हुए थे, इसलिए इस तरह की रिसर्च नहीं आ रही थी। लेकिन आजकल क्योंकि ये तकरीबन काफी प्लांट स्पीशीज हैं जिनका ना होल जीनोम सीक्वेंस हो चुका है, हर क्रोमोसोम सीक्वेंस हो चुका है, तो इसलिए जो प्लांट जिनके होल जीनोम सीक्वेंस हुए हैं उसके पब्लिकेशंस बड़ी आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए और ये काम सारा कंप्यूटर पे बैठते हैं, यू डोंट नीड टू गो टू लैब, यू जस्ट डू दिस एट अ कंप्यूटर। पहले ना ये जो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसको जरा ध्यान से जब ये पढ़ लेंगी ना आप, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने करना क्या है। ये जो ये पेपर है वो पेपर में आपको पढ़ाना लगा हूं। पहले तो ये बात बताएं कि ट्रांसक्रिप्शन, इसके अंदर क्या जिक्र है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अच्छा, क्या होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं, इसकी डेफिनेशन या कोई इसका कंसेप्ट कौन बताएगा आप दोनों में से? चले बताएं सर। वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जो वो बात करेंगे तो जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट ना हो तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी प्रोटीन होती है, नॉर्मली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन बनने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन जाते हैं। अच्छा जी, तो मतलब ये है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इसके भी जीन होंगे जी। डेफिनेटली। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है जो दूसरे जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, ये इसके अपने जीन, ये इसके भी कुछ डीएनए की सीक्वेंस होगी जहां से ये मैसेंजर आरएनए बनते होगा, वो प्रोटीन बनते होंगे। अच्छा, मैं अक्सर जो वाली है ना आपको इसको इसके इसी स्लाइड के ऊपर बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको ना ये अक्सर मैं आप लोगों को ये जो कहानी है ना ये लाजमी सुनाता होता हूँ कि जीन के कितने पार्ट होते हैं। प्रमोटर, ओआरएफ एंड टर्मिनेटर। अच्छा ओआरएफ कहाँ से स्टार्ट होता है? एटीजी से। एटीजी से स्टार्ट होता है और स्टॉप कहाँ होता है? स्टॉप गुडान से। स्टॉप टीजीए, टीएजी, टीए, इन तीनों में से कोई भी। ओपन रीडिंग फ्रेम जो है एक्चुअली वो मॉलिक्यूल जिससे जीन के अंदर वो रीजन जिससे आरएनए बनता है वो कौन सा होता है? ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम, एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ये जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो आके प्रमोटर के ऊपर आकर बाइंड करते हैं और फिर ये आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन करवाने में। ठीक हो गया? बाइंड ना करें प्रमोटर के साथ तो ओआरएफ से ट्रांसक्रिप्शन नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब दो तरह के ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर ना दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक वो एलिमेंट्स होते हैं जो ओआरएफ जो जीन है ना, एक्चुअली जीन ओआरएफ को ही कहते हैं मेन, लेकिन जीन के तीन, लेकिन एक्चुअली वो जीन का पार्ट जिससे ट्रांसक्रिप्शन होती है वो ओआरएफ है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनता है। अच्छा, ओआरएफ के साथ जो एलिमेंट अटैच होते हैं, जो ओआरएफ के साथ
जो भी डीएनए की सीक्वेंस होती है उसे हम सिस एलिमेंट्स कहते हैं। सिस का मतलब है ORF के साथ जो एलिमेंट अटैच होंगे, ओआरएफ के साथ क्या है, प्रमोटर सीक्वेंस। प्रमोटर प्रमोटर। कहेंगे सिस, सिस ठीक है, या yes, प्रमोटर के अंदर जो भी सीक्वेंस होगी या उसकी जो भी अरेंजमेंट होगी उसे हम एलिमेंट, जी ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस। yes, अच्छा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो तो ज़ारा कहां से आता है, वो काफी दूर से आता है। कहां से आता है, अमाइनो एसिड। ये कहां बनता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ज़ाहिर है प्रोटीन होती है, ये कहां बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है। कहां बनती है ये, साइटोप्लाज्म में, जी राइबोसोम में, ठीक है। उसके बाद ये डीएनए वो न्यूक्लियस में आती है, न्यूक्लियस में आके जीन को एक्टिवेट करती है, ऐसा ही है ना। इट मीन ये जी जो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको हम ट्रांस एलिमेंट्स कहते हैं, जो दूर से काम करते हैं, पैदा किसी और जगह होते हैं और काम किसी और जगह करें, उसे हम, जिस तरह कि आप ये मुबीन और आप लोग सारे के सारे लाहौर भी रहते हैं और लाहौर में आपकी यूनिवर्सिटी है, तो हम कहेंगे कि आप सिस है, आपका काम क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी सिस है या सिस एलिमेंट्स है यूनिवर्सिटी के। मैं जिस तरह या बच्चे जो आउट ऑफ लाहौर है, वो हम कहेंगे कि वो पैदा किसी और जगह हुए थे, काम कहीं करने, और वो ट्रांस एलिमेंट्स होंगे। उसे ट्रांस एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये डिफरेंस का समझ आ गई आपको। जी जी सर। अच्छा, अब ये यहाँ पर ना एक डॉफ रिस्पॉन्स एलिमेंट्स का ये जिक्र किया हुआ है यहाँ पर, ये देखो डॉफ रिस्पॉन्स एलिमेंट। एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है ना, ये ए जी है इसका, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है डॉफ जिसका नाम है। ये प्रमोटर रीजन के अंदर ये वाली सीक्वेंस है जिसके साथ ये बाइंड करता है। जिस प्रमोटर रीजन के अंदर ट्रिपल ए जी सीक्वेंस नहीं होगी तो उन जीन्स को ये एक्टिवेट नहीं करेगा। नहीं करेगा। मेरी बात की समझ आ गई? यस सर। बोलो वो। तो ये डॉफ रिस्पॉन्स एलिमेंट्स किसके साथ अटैच होंगे? ये एलिमेंट्स है, ये डॉग रिस्पॉन्स एलिमेंट्स क्या है, ट्रिपल ए जी, ये डीएनए की सीक्वेंस जो कि प्रमोटर के अंदर है, सही, उसको हम ये कहते हैं डॉग रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, ठीक है। या रिस्पॉन्स, एलिमेंट्स। अगर वो डॉग से रिलेटेड है तो जी डॉग रिस्पॉन्स एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो इसके साथ बाइंड करके फिर ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। नहीं लगी? जी, ये लागे जो समझ के डॉफ रिस्पॉन्स एलिमेंट्स जो से हैं वो फैक्टर्स के साथ अटैच होके ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन हेल्प में हेल्प करेंगे। करेंगे। ये एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, ये प्रमोटर रीजन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, प्रमोटर। प्रमोटर रीजन। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो है जो प्रोटीन होती है जो साइटोप्लाज्म में बनती है। ये जब तक इसको ये सीक्वेंस ना मिले ये प्रमोटर के साथ अटैच नहीं होते और सिर्फ उन जीन्स को की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं जिनके अंदर ट्रिपल ए जी हो, ए जी होगा। ठीक है। अगर ट्रिपल जी ए सर। जी सीक्वेंस नहीं होगी प्रमोटर के अंदर तो ये उन जीन्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे। नहीं करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं एलिमेंट्स, को रिस्पॉन्स करते हैं ना, ये रिस्पॉन्स। जी मेरी बात की समझ आ गई आपको? इसी तरह ये यस सर। रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट कब है, कब एक्टिवेट होते हैं, जब ये सिर्फ उन जीन्स के, ये उनकी सीक्वेंस ये होती है टीजीटी सीटीसी, ये सिर्फ उन जीन के अंदर होती है ये सीक्वेंस जो ऑक्सीजन से एक्टिवेट होते हैं। जी अच्छा, अब आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डेफिनेशन बड़े इस तरीके से समझ आएगी। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते करते हैं एक्सप्रेशन को। अच्छा, बाय बाइंडिंग जी, प्लांट स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब समझ आ गई सिस क्या है, जो प्रमोटर जी, रीजन जी। के अंदर
एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ये वाले ये हिस्सा, ये मैंने बताया, ये और जी। ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहते हैं। प्लांट स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन द प्रमोटर रीजन, thereby activating or repressing, sometime एक्टिवेट भी कर सकते हैं एंड समटाइम रिप्रेस रिप्रेस। भी कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑफ देयर टारगेट जीन। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की आपको डेफिनेशन की समझ आ गई। अच्छा, ये जी सर। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे जीन की कैरेक्टराइजेशन के लिए बड़ी हेल्प करनी है आपको। हमने आपके जो जीन्स है ना उसके सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, उनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी प्रोटीन, उसका जो ओपन रीडिंग फ्रेम है उसकी भी कैरेक्टराइजेशन करनी है। इसलिए मैं ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? यस सर। अपने जो भी जीन्स आपको दिए जाएंगे उनकी आपने उसके ये मालूम करने के उसके वो किस किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होता है और जी कौन कौन से रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, और वो जीन वर्ष क्या उसके अंदर ऑक्सीजन रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर डॉफ रिलेटेड है, उसमें इथाइनिन रिलेटेड है, जो भी है वो सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है। जहां तक समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, अब ये जो टोमेटो का जिनोम है ना, इसके अंदर क्या है कि मुनीब आ गया, आप आ गया मुनीब हाशमी, मोहम्मद मुनीब। हाँ जी सर जी। वही है? अच्छा चले गुड। अच्छा, प्लांट स्पेसिफिक रेगुलेटरी एलिमेंट्स, प्लांट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जो सिर्फ प्लांट्स में वो- शो। तो सिर्फ प्लांट्स में होंगे। अच्छा, जो खास प्लांट में, स्पेसिफिक प्लांट में होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब टोमेटो का जब जीनोम पूरा सीक्वेंस हुआ तो पता चला कि उसके अंदर ना जब सीक्वेंस हुआ तो पता चला कि 34,727 जीन्स हैं उसके सारे क्रोमोसोम्स के अंदर। जी टोटल जीन कितने हैं? 34,000। और उनमें से जी। उन 34,000 में से जो प्रोटीन बनती है उनमें से 998 एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जी आगे समझ सर। सारे जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होते, सारी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होती। इन जीन में से सिर्फ 998 ऐसे जीन थे जो एक्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और ये टोटल 2.87% बनते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, और 62 डिफरेंट जीन फैमिलीज हैं उनमें बिलोंग करते थे ये। जी अच्छा, तो अच्छा अब दूसरा, इसी तरह अरेबिडोप्सिस के अंदर को 5.9% जितने टोटल जीन है उनका 5.9% जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनकोड करता है। जी। ठीक हो गया? अच्छा, जो टोटल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनकोड करते हैं उनमें से 45% ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट स्पेसिफिक है। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिर्फ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये एनिमल्स में भी होते हैं, ये फंजाई में भी होते हैं। अच्छा, कई ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो दोनों के अंदर होते हैं सेम, जब थोड़ी बहुत उनके अंदर कोई चेंजेस आती है, लेकिन नॉर्मली उसके होमोलोग आप लोगों को एनिमल में, यीस्ट में, फंजाई में मिल जाते हैं। ठीक है? अच्छा, लेकिन 45% ऐसे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि आपको सिर्फ प्लांट्स में मिलेंगे। नहीं लगी समझ? लगे समझ सर। अच्छा लगी। 45% जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो आपको ऐसे जी। मिलेंगे जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होंगे, प्लांट्स में होंगे। उनके होमोलोग आपको एनिमल या ये उसमें नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब ये जो डॉफ जी। है ना, डॉफ, ये जो है डॉफ, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट स्पेसिफिक। प्लांट स्पेसिफिक है ये, प्लांट टोमेटो में? स्पेसिफिक, प्लांट स्पेसिफिक है ये। प्लांट तमाम ओके सर। तकरीबन पाया जाता है, लेकिन भी ये तकरीबन लेकिन सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद है। ठीक है?
अच्छा, जीन इनकोडिंग प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डाइवर्जेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपको पता है कि प्लांट कहा जाता है कि तमाम जितने भी स्पीशीज है उनका कॉमन इंसेस्टर है, ये पढ़ा था ना हमने जी 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 थोड़ा सा सर भी एनिमल और क्लेडोग्राम प्लांट का भी कोई कॉमन इंसेस्टर था, लेकिन ये जो प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तब इवॉल्व हुए जब प्लांट की एवोल्यूशन हुई, उससे पहले ये जी नहीं थे। ठीक है, अब इनका काम क्या था? अच्छा, अब ये बात आपको क्लियर होगी कि हमने आपकी ये जो सारी टॉक्स हैं उसके अंदर हमने चीजें क्या क्या आइडेंटिफाई करनी है। प्रमोटर रीजन, उसके अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ऑपरेटिंग फ्रेम क्या होता है, ऑपरेटिंग फ्रेम के अंदर फिर जब वो बनती है मैसेंजर आरएनए बनता है, उसके एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, पता है आप लोगों को? यस जी सर इंट्रॉन एंड एक्सॉन इंट्रॉन बाद में रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन्स रह जाते हैं, और एक्सॉन से ही एक्सॉन्स रह आगे जाते हैं। प्रोटीन बनती है। ये आपको जीन की ये सारी कहानी आप लोगों को मैंने काफी बार पढ़ाई है। ठीक है, यस जी सर अच्छा ये अच्छा अब तो आप ये कहानी सारी अपनी ना जेहन में रखें। अच्छा, अब मैं इस डॉफ के ऊपर आता है कि डॉफ क्या है। डॉफ, अच्छा डॉफ हम किसको कहेंगे? डॉफ, डॉफ ट्रांसक्रिप्शन, डॉफ का मतलब है डीएनए बाइंडिंग विद वन फिंगर। विद वन फिंगर। अच्छा, इसका मतलब है कि ये कोई डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कोई ऐसी प्रोटीन है जो डीएनए के साथ बाइंड करती है। इट मींस जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है नॉर्मली डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, जी तभी वो जीन को एक्टिवेट करेंगे ना। डॉफ का जी मतलब है कि ये एक कोई डीएनए बाइंडिंग डोमेन है इसके अंदर, जो कि जिंक फिंगर प्रोटीन है, दैट हैज बीन अ फैमिली ऑफ प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये कौन सी फैमिली है? जीन फैमिली कौन? प्लांट स्पेसिफिक प्लांट ट्रांसक्रिप्शन स्पेसिफिक। अच्छा, जब आप इसकी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें, ये देखें हर जो प्रोटीन है ना, जिस तरह हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की। डिफरेंट जी मिलके टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाते हैं, और डिफरेंट जी ऑर्गेन मिलके बॉडी बनाती है। जी इसी तरह जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन के अंदर होते हैं मोटिफ। क्या होते हैं? मोटिफ। मोटिव मोटिव। कई मोटिफ मिलकर डोमेन बनाती है, जिस तरह ये डोमेन है, और कई डोमेन मिलके प्रोटीन बनाती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन ही नेचर होते हैं। अच्छा, लेकिन इट मीन उसके अंदर काफी, एक जो प्रोटीन है उसके अंदर काफी डोमेन्स हो सकती हैं, जिस जी तरह डोमेन दिखाई गई है। एक ये डॉप डोमेन, एक ये एनएलएस डोमेन, एक ये एक्टिवेशन डोमेन। मेरी बात की समझ आ गई कि इसके यस सर अच्छा, अब मोटिव और डोमेन में क्या फर्क है? ठीक है, अच्छा जो फंक्शनल यूनिट है ना प्रोटीन का, वो डोमेन है। जी मोटिव ये हो सकते हैं कि अकेला मोटिव काम नहीं करता, 3 से 4 मोटिव आपस में मिलेंगे या इससे ज्यादा, तब जाकर वो एक डोमेन बनाते हैं। जब तक वो डोमेन की फॉर्म में नहीं आते तो काम नहीं करते। पर चेयर है, सही। कमरा, ये जो हमारा जब तक फंस गया 4 से 5 चीजें आपस में नहीं जोड़ेंगे तो चेयर नहीं बनेगी। सिमिलरली चेयर, अच्छा अगर हम फर्नीचर की बात करें, हमारे कमरे में एक फर्नीचर है, तो जो एक चेयर, एक टेबल, ये सारी डोमेन है। टेबल एक डोमेन है, चेयर एक डोमेन है। ठीक है, अच्छा लेकिन ओवरऑल फर्नीचर कब होगा? जब ये सारी चीजें आप मिलके। ठीक है। मोटिव क्या है? मोटिव क्या है कि जो चेयर्स को बनाने वाली भी इसके जो एक सोफा और एक आपकी जो लकड़ी है, ये सारी आपकी इसकी क्या है? डिफरेंट डोमेन। अपनी लकड़ी के तो आप ऊपर नहीं बैठ सकते जब तक इसके ऊपर सोफा ना रखा जाए। जी मेरी मेरी बात की समझ आ गई आपको? इस तरह जो यस सर ये भी एक डोमेन है, लेकिन जो ये डोमेन भी आगे डिफरेंट मोटिव से बनती है। जी और इस तरह ओवरऑल जब ये पूरा फर्नीचर एक जगह बैठक के अंदर जाकर ड्राइंग रूम के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो हम इसके कहते हैं कि ये पूरा फर्नीचर इसका तैयार होगा, वो उसको हम एक प्रोटीन कहेंगे। जी सर अगर आप अकेला डोमेन से काम कर सकते हैं,
सम टाइम हमें अकेली चेयर पे भी काम नो। करना, सम टाइम ऐसा होता है कि चेयर उठा के हम किसी और जगह ले जाते हैं, इट मींस अकेली डोमेन, सम टाइम वर्क। पर क्या आपने बाहर ओके। किसी को पढ़ाना है, लेके चले गए यार बाहर के बच्चे को पढ़ाना है ओपन एयर में, तो आप अपनी चेयर उठा के ले जाते हैं और वहां पर, ठीक है। अच्छा, एक डोमेन आप प्लास्टिक वाला कोई टेबल घर से उठा के ले आते हैं, जी। एक फर्नीचर की नई टाइप बन गई। इसका मतलब है कि एक डोमेन, जो एक डोमेन है वो सिर्फ एक ही प्रोटीन के अंदर नहीं हो सकती, वो पॉसिबिलिटी है कि इनके कॉम्बिनेशन, इनके जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर। तो मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर। जी सर। फंक्शनल यूनिट क्या है? डोमेन। डिफरेंट डोमेन मिलके प्रोटीन बनाती है, ठीक है। अब ये जो डॉग डोमेन है, अच्छा अब अच्छा कई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी फर्नीचर की, फर्ज किया किसी के अंदर एक स्पेसिफिक तरह की, फर्ज किया हमारे पास राउंड टेबल फर्नीचर, अगर हम कहेंगे राउंड टेबल फर्नीचर तो इट मींस वो ऐसा फर्नीचर होगा जिसके अंदर राउंड टेबल जरूर होगा। जी। राउंड टेबल नहीं होगा तो उसका राउंड टेबल फर्नीचर नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। अब ये जी। इसी तरह ये जो प्रोटीन है ना, ये जो डॉग, इसको डॉग प्रोटीन या डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर डॉग डोमेन होती है। जी। अगर इसके अंदर डॉग बाकी डोमेन हो लेकिन डॉग डोमेन ना हो तो हम इसे डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं कहेंगे। जी। अच्छा, या इसके डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर म्यूटेशन आ जाए तब भी हम इसको डॉग, और वो एक नई स्ट्रक्चर बन जाए। मेरी बात की समझ आ गई? उसको डॉग नहीं कहेंगे क्योंकि वो रिडंडेंट हो गया उसका जीन। रिडंडेंट का मतलब है कि अपना फंक्शन लूज कर दिया उसने क्या कर दिया, अपना जो मेजर फंक्शन था वो इसने लूज कर दिया। तो हम ये वर्ड क्या बोला है? रिडंडेंट, मैं अभी लिख देता हूं रिडंडेंट। रिडंडेंट, ये मैं इधर ही लिख देता हूं, रिडंडेंट। हमें वो जीन चाहिए जो नॉन रिडंडेंट हो। नॉन रिडंडेंट का मतलब क्या है? जो अपना फंक्शन जो है ना वो उन्होंने जो मेजर उसका फंक्शन है, जिसका मैंने बताया ना डॉग डोमेन, इसका एक मेजर फंक्शन है जिसकी वजह से इसको डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। तो हमने, आप लोगों ने भी अपने जीन आपने डाउनलोड करने इंटरनेट से, फिर उनमें ना नॉन रिडंडेंट जीन देखने हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आपके जो जीन है ना वो एक प्लांट के अंदर 35 हो, अब उन 35 में से आपने वो जीन आइडेंटिफाई करने हैं जो नॉन रिडंडेंट है, जो कि ठीक है वो क्या है? नॉन रिडंडेंट। नॉन रिडंडेंट। ये बात समझ आ गई आपको? जी। अच्छा, अब इस जो डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसके अंदर क्या है कि एक तो डॉग डोमेन है, ठीक है, और दूसरी है इसके अंदर ये वाली एनएलएस डोमेन ये होती है, ये नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर होती है, तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर होती है। इसका काम क्या है? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। क्या है? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये जब प्रोटीन बनती है तो ये वाली जो डोमेन है ये इसको बताती है कि तेरी डेस्टिनेशन न्यूक्लियस है, तूने न्यूक्लियस की तरफ जाना है क्योंकि तू एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अगर ये डोमेन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना वो साइटोप्लाज्म में कहीं गुम हो जाएगा। जी। अच्छा, ये जो एक्टिवेशन डोमेन है ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करती है, ठीक है। एक मिनट मैं ना आपको कर दूं, पॉज कर दूंगा, अजान होने शुरू हो गई। अच्छा जी, अब ये समझ आई बच्चों? यस सर। कि ये आपने क्या क्या करना है। अब हमने ये देखना है, अब हमने ना सर्च आउट करेंगे कि वो फर्ज किया हमने डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डाइवर्सिटी मालूम करनी है के अंदर,
तो हम क्या कहेंगे कि इसकी डॉग डोमेन लेंगे, डॉग डोमेन की सीक्वेंस लेंगे, उसको टोमेटो के पूरे जीनोम के अंदर सर्च आउट करेंगे। जिस चीज के अंदर भी जी डॉग डोमेन होगी इट मीन वो डॉग फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा राउंड टेबल है, ठीक है। राउंड टेबल के अंदर ये भी हो सकते हैं कि हम प्लास्टिक की चेयर इसके इर्द गिर्द कर दें, लेकिन वो तब भी वो फीचर राउंड टेबल फीचर ही रहेगा। अगर हम उसके इर्द गिर्द दूसरी जरा वाली महंगी वाली करें तब भी वो राउंड टेबल ही रहेगा। जी सिमिलरली हमने देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो डोमेन है दूसरी वाली ये और ये वाली ये तो नहीं, इसके अलावा कोई और भी ऐड हो सकती है इसके अंदर, कुछ डिलीट भी हो सकती हैं। उस जी नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताता हूं कि अब ये समझ आ गई आपको कि ये देखिए यस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर समझ आ गई, डॉग रिस्पांस एलिमेंट जी समझ आ गई। डॉग जीन्स कौन से जी होंगे? वो जीन जिससे जो डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से एक्टिवेट होते हैं। एक्टिव हुई हैं। जी ठीक है, आ गया। ठीक है। अब ये सारी जी इसकी वो जिंक ये डॉग डोमेन की स्ट्रक्चर है, इसके बाद में बात अच्छा ये मैंने कहा कि डॉग बहुत ज्यादा प्लांट्स में पाए जाते हैं और लोगों ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। इनका काम क्या है डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का? ये मेटाबॉलिज्म में रेगुलेशन में काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ रूट डेवलपमेंट, सेल वॉल जीन एक्सप्रेशन के अंदर इसका काम है। आपने भी अपने जीन जो जिसको भी जीन पे आप काम करेंगे आपने भी उनके जो सारे जीन के फंक्शन, उनके प्रमोटर्स, ये ऑपरेटिव सिस्टम की स्ट्रक्चर, उसके अंदर इंट्रॉन कितने हैं, एक्सॉन्स कितने हैं, उसकी जो कोडिंग सीक्वेंस कितनी है। कोडिंग सीक्वेंस वो होगा जिससे एक्चुअली प्रोटीन बननी है, जो इसमें इंट्रॉन जब रिमूव हो जाएंगे तो सिर्फ एक्सॉन्स रह जाएंगे, उसको हम सीडीएस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोडिंग सीक्वेंस, सीडीएस। ठीक है, इस तरह सेल साइकिल है। फिर रेगुलेशन ऑफ फाइटोक्रोम, आपने भी बताया कि आपका जीन का क्या लाइट से रिलेटेड कुछ तल्लक है, क्या वो लाइट की मौजूदगी में एक्टिवेट होता है या नहीं, वो सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। क्या वो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी या डिफरेंट एफिशिएंसी के दौरान एक्टिवेट होते हैं कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जिस जीन को टारगेट करोगे उनकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर से और डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाएंगी, और आपने उन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके पेपर की फॉर्म में ये देखिए, ये जो डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए हैं। ये देखो कितनी रिपोर्ट्स हैं, राइस में से अरेबिडोप्सिस में 37 है, राइस में है, पॉपुलर में 41 है, बार्ले में 26 है, और ये इस बच्चे ने पब्लिश की हैं। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? यस सर। अच्छा सर मतलब हमने सिर्फ वो जीन लेना है और उसको चेक करना है कि प्लांट के अंदर हमारे कहाँ कहाँ पे मौजूद है। मैं अभी बताता हूँ, वो भी कहानी अभी सुनाता हूँ। हाँ वही बताना है जी आपको, सर। लेकिन आपने करना कैसे वो भी अभी मैं सारी एक स्टेप जो आपने करना है वो पहले आपको मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपने अपने प्लांट्स के ऊपर आप जी काम करना है। ठीक, तो अब ये देखिए आगे, ये टोमेटो के बारे में उन्होंने बताया कि जी इसका क्रोमोसोम 12 है। ठीक है, इसका जीनोम साइज 950 मेगाबेस है। ठीक है, और इसके अलावा सीक्वेंस हुआ, ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या है? ये जो आरएनए मैसेंजर आरएनए बनता उसको फिर दोबारा सीक्वेंस करवाते हैं, इसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। ठीक हो? अच्छा, अब ये जो ना 2 मिनट तक ना ये जो वीडियो है जो बंद हो जाएगी, तो आपने दोबारा 40 मिनट से ज्यादा नहीं ऑन होती है। जी ठीक है, ठीक है सर। ये हुआवे Y9 प्राइम, ये कौन है? सर मैं हूँ नशीन। नशीन, क्या हाल है बच्चे? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि डिस्पाइट, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये हमने ये अच्छा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दे। नशीन समझ आई है आपको कि नहीं, या आप लेट आए हो? जी सर, बस जी सर मुझे समझ आ गई है जहाँ से मैं कर रही हूँ।
सर ये मुझे ESTS की नहीं आई, अच्छा, एक्सप्रेस ये सीक्वेंस मतलब- टैग की। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं कि आपने एक पौधे को स्ट्रेस दिया, जीन एक्सप्रेशन जी। ये बताएं। हेलो जी बच्चे, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? सर, मतलब एक्सप्रेशन जो जीन का शो हो रहा होता है प्लांट के ऊपर। एग्जैक्टली एक जीन कब एक्टिवेट First होता है? symptom show or एक्टिवेट होता है, ठीक है। जी वो जीन कब एक्सप्रेस होगा? सबसे पहला एक्सप्रेशन का काम है कि उससे मैसेंजर आरएनए का बनना। क्या? जी, मैसेंजर RNA का बना। मैसेंजर आरएनए का बनना। जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो फिर वो प्रोटीन बनाएगा, जी इसका मतलब जीन एक्सप्रेस हो गया। पहला जी क्या है जीन एक्सप्रेशन का? मैसेंजर आरएनए का बनना। अगर जी एक जीन कब एक्सप्रेस होगा? फर्ज के कोई जीन है वो टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन होता है। फर्ज के कोई जीन सिर्फ रूट्स के अंदर एक्सप्रेस होता है, कोई जीन जो है वो सिर्फ शूट के अंदर एक्सप्रेस होता है, लीव्स। ठीक है। जी अब हर जीन हर जगह एक्सप्रेस नहीं होता। अब इंटरनेट जी पर अक्सर लोगों ने एक्सपेरिमेंट, ट्रू में एक्सपेरिमेंट करके फर्ज किया रूट्स के अंदर जो जीन थे ना उसके जी डाउनलोड आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद फिर उसको सीक्वेंस करवा लिया, तो उसे हमें ये जी पता चल गया कि ये जीन सिर्फ रूट के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। जी नेक्स्ट अच्छा, ये जो मैसेंजर आरएनए से डायरेक्ट तो सीक्वेंस नहीं होता, मैसेंजर आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, उसे जी सीडीएनए कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीडीएनए।